ओके। ओके, तो एक बार कंफर्म कर दो कि मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है और आवाज भी बराबर से आ रही है। यस सर, आ रही है स्क्रीन में शेयर। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। एक फास्टली रिकैप करेंगे जो अब तक हमने देखा है, और जो नहीं भी देखा है तो वो एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल जो है वो 1985 में बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया हुआ है। इसके अंदर, एक्सेल के अंदर आप डेटा को जो है फॉर्मेट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो डेटा को। मतलब कुछ भी कैलकुलेशंस आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो डेटा के ऊपर। एक्सेल के अंदर आप मैथमेटिक्स का रिलेटेड ऑपरेशन, स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड ऑपरेशन, टेक्स्ट के रिलेटेड और टाइम के रिलेटेड ऑपरेशंस एंड फंक्शंस पे काम कर सकते हो। एक्सेल के अंदर तुम 10,48,000 रोज तक के डेटा पे काम कर सकते हो। और एक्सेल के अंदर जो एक्सेल का जो लाइसेंस टाइप होता है वो ट्रायल वेयर होता है, यानी कि पहले आप उसको ट्रायल वर्जन के लिए यूज कर सकते हो एक 30 डेज के लिए, एंड देन यू कैन गो फॉर, मतलब प्रॉपर लाइसेंस खरीद के उसको यूज कर सकते हो फुल टाइम। एक्सेल जो टूल है ये विंडोज के अंदर अवेलेबल है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, यानी कि एप्पल के डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, एंड iOS के लिए अवेलेबल है। मतलब iOS मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है और लैपटॉप के लिए जो एप्पल का आता है मैक ओएस, उसके लिए भी ये अवेलेबल है। क्लियर है ये चीज? ओके सर। ओके सर। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख देते हैं एक्सेल के बारे में कि एक्सेल के कितने वर्जन है और कब कौन सा वर्जन रिलीज हुआ है, जस्ट फॉर मतलब एक हायर लेवल पे अपन देखेंगे इसको। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं बता रहा हूँ। तो विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, जो एक्सेल का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में, और उसका नाम एक्सेल 2 था, जिसका नाम वर्जन 2 था। उसके बाद 1990 में बना, 1992 में आया, और ये इटरेटिव वे में, इंक्रीमेंट वे में क्या हुआ है, नए नए वर्जन उसके आते गए। और कभी नया वर्जन क्यों आता है? जब भी कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हैं या कुछ एग्जिस्टिंग जो, मतलब एग्जिस्टिंग जो टूल है उसके अंदर अगर कुछ डिसएडवांटेजेस है या उसके कुछ लिमिटेशन है, कुछ अंदर प्रॉब्लम्स है, तो क्या होती है, कंपनी हमेशा नए नए वर्जन बनाते चलती है। ओके। तो अभी जो रिसेंट वर्जन चल रहा है वो एक्सेल का 2021 चल रहा है, जिसको अपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बोलते हैं अभी। मतलब ऐसे वर्जन उसके नाम नहीं आ रहे जैसे पहले एक्सेल 2013, 16, 19, 21 आ रहा है ना। अभी एक्सेल का जो पैकेज आता है वो ऑफिस 365 आता है। क्या आता है? ऑफिस 365। तो लेटेस्ट वर्जन के जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के टूल्स होते हैं उनका नाम ऑफिस 365 होता है। उसके बाद मैक ओएस के लिए, मतलब एप्पल के लिए 1985 में आया है। अगर आप देखोगे तो विंडोज के लिए 1987 में पहला वर्जन आया है, और मैक ओएस के लिए 2 साल पहले आया होगा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले जो एक्सेल बनाया वो किसके लिए बनाया? मैक ओएस के लिए बनाया 1985 में। और सेम उसकी भी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो 1988, 1989 उस तरीके से इसके वर्जन्स बढ़ते गए। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन मैक में भी यूज होता है वो ऑफिस 365 यूज होता है। ओके। उसके बाद एक्सेल के अंदर, एक्सेल आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक्सेल होता है। तो ये एक एक्सेल की एक स्प्रेडशीट का एक फोटो है, जिसके अंदर हमने देखा है कि एक्सेल में जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। मतलब टेबल के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं अंदर और मतलब मेंटेन करते हैं। तो रोज एंड कॉलम्स, टेबल का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जो भी हमारे वर्टिकल्स होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो हमारे रोज होते हैं। और हर एक जो ये बॉक्स दिख रहा है, छोटे छोटे रेक्टेंगल बॉक्स है, ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सेल। रेक्टेंगल बॉक्स? सेल्स बोलते हैं ना। और हर सेल का एक एड्रेस होता है जो यहाँ पे सेल के एड्रेसिंग में दिखता है। जैसे अभी यहाँ पे करंटली कौन सा सेल हाईलाइटेड है, सेलेक्टेड है? A1 है। तो ये A1 यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अगर मैं किसी भी एक्सेल के, मतलब जो भी सेल पे जाऊंगा तो उसका सेल एड्रेस यहाँ पे हमको दिखेगा। ऊपर का जो ये सेक्शन दिख रहा है ये रिबन होता है, जिसके अंदर सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं अपने को, इसको रिबन बोलते हैं। ओके। यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, तो ऐसे मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन है जो कि अपन ने एक्सप्लोर किए वाले हैं। ओके।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। Yes, sir. और ये जो यहाँ पे ये जो सेक्शन दिख रहा है ये जो, तो ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे हमको फॉर्मूला दिखता है। अगर कोई भी हमने इस सेल के अंदर कोई भी, जैसे कि ये सेल का एड्रेस हो गया और यहाँ पे अगर कुछ फॉर्मूला हमने लिखा है तो वो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मेंशन होता है। हम उसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं और सेल को सेलेक्ट करके भी यहाँ से भी उसको एडिट कर सकते हैं। अब रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं। तो रोज एंड कॉलम्स में अगर आप देखोगे तो एक्सेल के जो 2003 वाला वर्जन है या उसके जो प्रायर वर्जन है यानी कि अर्लियर के जो वर्जन है उसमें 65,536 रोज, इतने रोज क्या होते थे, हैंडल होते थे, और कॉलम्स कितने हैंडल होते थे, 256 कॉलम्स के साथ काम कर सकते थे। ओके। लेकिन जैसा जैसा एक्सेल के वर्जन्स बढ़ते गए, अगर आप देखोगे 2007 में 10,48,000 यहाँ पे रोज है, तो उतने रोज अभी तक भी यूज होते हैं। अपन ने देखा है कि रिसेंट के जो एक्सेल वर्जन है तो उसमें कितने रोज होते हैं, 10,48,576 जो है क्या होते हैं, रोज होते हैं, और 16,384 कॉलम्स होते हैं। कॉलम। अगर आप इनको मल्टीप्लाई मारोगे तो ये नंबर्स यहाँ पे सेल के लिए आपको क्या होता है, मिलेगा। ओके। और हम मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं। मतलब शीट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी एक्सेल होती है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल शीट्स होते हैं, है ना। नीचे जहाँ से हम शीट्स बनाते हैं, प्लस प्लस करके शीट्स बनाते चलते हैं, तो मल्टीपल शीट्स हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। तो जितना आपकी मेमोरी साइज है उतने यहाँ पे क्या हो सकते हैं, शीट्स बनते हैं। ओके। तो मैं ये फाइल्स आपको शेयर करूंगा, तो एक बार गो थ्रो करना कि जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि एक्सेल का वर्जन, एक्सेल कब लॉन्च हुआ था, इसका कितना डेटा अंदर स्टोर होता है, विंडोज के लिए कब से अवेलेबल है। मतलब एक्सेल अगर आप देखोगे तो विंडोज के लिए 1987 से अवेलेबल है, मैक के लिए 1985 से अवेलेबल है। रिसेंट वर्जन जो हम यूज करते हैं अभी वो है ऑफिस 365, जिसके अंदर विंडोज एक्सेल का 2021 का वर्जन यूज होता है। ओके। उसके बाद कितने रोज एंड कॉलम्स वर्जन वाइज यहाँ पे यूज में होते हैं, तो वो भी हम एक हायर लेवल पे हमको ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके लिए यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम डेटा एंट्री के लिए यूज करते हैं, डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, डेटा को कुछ मैनेज करना है और एनालिसिस करना है तो इसके लिए यूज करते हैं। कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको समराइजेशन करना है तो हम एक्सेल यूज करते हैं, डेटा वैलिडेशन के लिए एक्सेल करते हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल का यूज करते हैं, फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस करने के लिए एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। एमएस एक्सेल में हम डेटा विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं, चार्टिंग ग्राफिक्स बना सकते हैं हम। टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ आपको टास्क है और उसको कुछ मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, किसको कौन सा टास्क असाइन हुआ है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, वो सारी चीजें भी आप एक्सेल के अंदर मैनेज कर सकते हो। फाइनेंशियल मॉडलिंग करना है आपको, आपको कुछ टारगेट मैनेजमेंट करना है कि कितना टारगेट, मतलब कोई बिजनेस है आपका और उस बिजनेस में आपको आपने टारगेट रखा है तो आपको अगर वो वैलिडेट करना है कि कितना अटेनमेंट हुआ अभी तक, कितना आपने अचीव करा टारगेट, कितना परसेंट रिमेनिंग है, तो वो सारी चीजें भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर सकते हो। कस्टमर रिलेटेड डेटा, सीआरएम रिलेटेड डेटा भी आप इसमें क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज, मतलब कुछ भी डेटा है और उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेल का यूज कर सकते हो और एक्सेल के अंदर आप डेटा को बराबर से मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो डेटा एंट्री अगर कुछ इस तरीके से आपके पास कुछ एक्सेल है तो आप, जैसे कि यहाँ पे सेल्स का डेटा दिख रहा है हमको कि कितनी क्वांटिटी, अगर आप देखोगे सीरियल नंबर, डेट, ईयर, सेल्समैन कौन है, रीजन कौन सा है, क्या आइटम उसने खरीदा, क्वांटिटी कितनी खरीदा है, प्राइस कितनी थी, टोटल अमाउंट कितनी। तो इस तरीके से डेटा एंट्री और मैनेजमेंट क्या कर सकते हो, एक्सेल के अंदर आप प्रॉपर वे में कर सकते हो। उसके बाद कुछ विजुअलाइजेशंस करना है तो विजुअलाइजेशंस भी हम लोगों ने करके देखे हुए है ना। इस तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन, पिवटिंग, ये वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टास्क है कि ये कुछ टास्क है, यहाँ पे टास्क नेम है, क्या किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वाली है, उसकी स्टार्ट कब हुआ है, एंड कब हुआ है, कितने डेज में वो कंप्लीट होने वाला है, स्टेटस क्या है, कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी डेट में वो कंप्लीट हुआ। तो ये सारे मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड भी चीजें क्या कर सकते हो तुम इसके अंदर, एक्सेल के अंदर कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, जैसे कि मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है,
मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम पता करना है, काउंट मालूम करना है, तो ये सारे भी रिलेटेड क्या कर सकते हो आप, डेटा स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड भी डेटा आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, ठीक। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, मतलब जैसे हमने बोला कि टारगेट है, रेवेन्यूज है, क्वार्टर वाइज देखना है आपको या ईयर वाइज आपको देखना है। फिर जैसे कि बहुत सारे एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल है जो अकाउंटिंग के लिए और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, तो वो भी इसमें सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हिस्टोरिकल डेटा को भी आप देख के अंदर मैनेज कर सकते हो, फ्यूचर के फोरकास्टिंग भी आप अंदर यूज कर सकते हो बाय यूजिंग अल्गोरिदम्स एंड ऑल। तो एमएस एक्सेल किस किस लोगों ने सीखना चाहिए? एमएस एक्सेल ऐसे लोगों ने सीखना चाहिए जो डेटा एनालिटिक्स में उनका करियर बनाना चाहते हैं, या डेटा साइंटिस्ट में उसका करियर बनाना चाहते हैं, या डेटा इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस फोक, या स्ट्रैटेजी वाले लोग, या मैनेजमेंट वाले फोक्स, या लीडर्स हो, या ऑलमोस्ट एवरीवन जो भी डेटा के साथ काम करना चाहते हैं, डेटा के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेल को यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें अभी तक जितना हुआ? ओके, ओके सर। तो ये बेसिक्स ऑफ एक्सेल है, मतलब एक इंट्रोडक्शन टू एक्सेल जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एक्सेल पर। ओके, ओके, तो अब एमएस एक्सेल के अंदर जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, तो अपन अब उसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, टेक्स्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं, टाइम ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो अपन उसको क्या करने वाले हैं अभी, कैटेगराइज करके उसको प्रॉपर वे में देखने वाले। तभी जैसे कि न्यूमेरिकल ऑपरेशन मतलब ऐसे ऑपरेशन जो नंबर डेटा पे हम परफॉर्म करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस बोलेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि सम का ऑपरेशन होता है, अगर आपके पास कुछ नंबर्स है तो आप उसका एवरेज पता कर सकते हो, उसमें से मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उनका काउंट कर सकते हो, उसमें मोड पता कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, या मीडियन वैल्यू की मीडियन क्या है, बीच की वैल्यू क्या है अंदर, अगर आप उसको बराबर से सम करके डिवाइड करते हो तो सेंटर की वैल्यू क्या आती है। तो ये सब अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में अपन पता करते हैं, है ना। एक काम करोगे क्या, म्यूट करोगे, किसका माइक चालू है वो, असलम म्यूट कर। ओके, तो अभी अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये सारे ऑपरेशंस का जो हमने ऑलरेडी परफॉर्म करके किए हुए हैं ना, वो एक बार अपन फास्टली चेक कर। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा बना देता हूँ पहले तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम ले लेंगे और यहाँ पे सेल्स ले लेंगे। यहाँ पे जैसे कि ले लेंगे, हम ले लेंगे कोई राहुल नाम का है समझो, और अब ये कुछ अपने पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, और ये डेटा को जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ओके, अब इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस अपन ये डेटा के ऊपर क्या करेंगे, परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन टोटल मालूम करके देखेंगे कि टोटल सेल कितनी हुई है। तो टोटल सेल मालूम करने के लिए क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, सम का। सम करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम हमारे पास क्या है, एक फंक्शन अवेलेबल है जिसके अंदर हमको नंबर्स पास करने पड़ते हैं कि सम। देखो कभी भी अपन किस तरीके से कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं, इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, देन उसको नंबर को लिख, जो भी हमारा जो भी फंक्शन है, फॉर्मूला है, उसको लिखते हैं कर्ली, मतलब हमारी राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, और उसके बाद हम हमारा डेटा पास करते हैं उसके अंदर। तो अभी मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया है जिस डेटा का मुझे सम करना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो क्लोज करने के बाद क्या हुआ, टोटल सम कितना आया हमारे पास, 80 आया, करेक्ट है ना। 20, 30, 50, 70 और ये 80।
ओके, तो सम फंक्शन से हमने क्या किया, टोटल सम मालूम किया, लेकिन मुझे मिनिमम सेल मालूम करने का है। क्या मालूम करने का है अभी, मिनिमम सेल्स कितनी वे वाली है। तो क्या करेंगे मिनिमम सेल्स के लिए, इक्वल टू कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अगर मुझे पता करना है मिनिमम, मिनिमम का मिनिमम 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 किए और यहाँ पे क्या किए, उसको क्लोज किए, है ना। तो मिनिमम के अंदर सेम रेंज पता किए, तो क्या है यहाँ पे, अब कौन सी है मिनिमम सेल यहाँ पे, 10 10, करेक्ट। अब मुझे मैक्सिमम मालूम करना, मैक्सिमम सेल कितना है। तो कौन सा फंक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, इक्वल टू मैक्सिमम सर। मैक्स यूज करते हैं, करेक्ट। मैक्स के अंदर अपन क्या Yes. करते हैं, पूरा डेटा पास करते हैं, तो इसमें से जो भी मैक्सिमम नंबर है वो हमको क्या होता है, रिटर्न मिलता है। तो सम करने के लिए, टोटल मालूम करने के लिए सम, उसके बाद मिनिमम के लिए मिनिमम, मैक्सिमम मालूम करने के लिए मैक्स हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। अब मुझे अगर काउंट मालूम करने का है कि टोटल कितने सेल्स हुए वाले हैं, काउंट मालूम करने का है, टोटल सेल के काउंट, तो काउंट के लिए कौन सा फंक्शन है, काउंट काउंट फंक्शन है। ओके, तो काउंट जो फंक्शन है, काउंट फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा काउंट होता है। कौन सा डेटा काउंट होता है, न्यूमेरिकल डेटा। काउंट के अंदर जो है हमारा टेक्स्ट डेटा काउंट नहीं होता है ना। काउंट अगर हमको टेक्स्ट डेटा का काउंट करना रहता है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, काउंट वेरी गुड, काउंट ए फंक्शन से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। काउंट और काउंट ए में जो है हम ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करते, वो भी आप लोगों को याद है ना। अगर हमारे पास कुछ ब्लैंक सेल रहेगी तो ब्लैंक सेल काउंट नहीं होती है काउंट और काउंट ए फंक्शन में। तो काउंट ब्लैंक अगर करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, काउंट ब्लैंक वेरी गुड, काउंट ब्लैंक फंक्शन हमको ब्लैंक सेल्स का काउंट करके देता है। तो हमने अभी क्या किया, सम करके देखा, मिनिमम मालूम करके देखा, मैक्सिमम मालूम करके देखा, काउंट मालूम करके देखा। अब अगर अपने को एवरेज मालूम करने का, एवरेज सेल कितनी हुई वाली है मेरी, क्या मालूम करना है, एवरेज सेल। तो एवरेज पता करने के लिए क्या होता है, कौन सा फंक्शन यूज होता है, इक्वल टू एवरेज। एवरेज से क्या होता है, टोटल वैल्यू का सम होता है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दिस वैल्यू। तो मालूम है ना आपको एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, अपन ने देखा हुआ है ना। एवरेज को अपन ने मैथमेटिकली देखा है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 20 आ रहा है, करेक्ट है ना ये 20। यस क्योंकि क्या होगा, वो ये सब नंबर्स का एडिशन होगा और डिवाइड कितने से करेगा, वो नंबर को 4 से करेगा ना, क्योंकि ये कितने वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है ना। तो टोटल सेल कितना आ रहा था, 80 आ रहा था, और डिवाइड बाय कितने से कर रहे हैं उसको अपन, 4 से, तो 20 आए। ओके, म्यूट करो, जिसके भी बैकग्राउंड में नॉइज है ना, म्यूट करो अपने आप को। सिर्फ जब आंसर दोगे ना उसी टाइम पे अनम्यूट करना। असलब म्यूट करो। ओके, इसके बाद सम देखे अपन ने, एवरेज देखे, मिनिमम देखे, मैक्सिमम देखे, काउंट देखे। अब उसके बाद अपन मीडियन फंक्शन देखेंगे और मोड फंक्शन देखेंगे। तो मोड फंक्शन बेसिकली मोस्ट रिपीटेड फंक्शन, मतलब जो भी वैल्यू होती है उसको वो रिटर्न करता है। तो मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोड जो है कि स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है, जैसे तुमने पढ़ा होगा 5th 6th 7 में कि स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन होता है ना। तो वो वाला मोड है। तो मोड में मोस्ट रिपीटेड कौन सी वैल्यू आ रही है अंदर, ज्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू वाली है, 20 ओके। 20 तो हाँ, तो मोड फंक्शन किस तरीके से यूज करेंगे, मोड करेंगे, मोड लिखेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। तो क्या आया यहाँ पे रिपीटेड में, 20 है, ओके। हाँ, अब मीडियन मालूम करेंगे। तो मीडियन के लिए भी हमारे पास क्या है, मीडियन वाला फंक्शन है। तो मीडियन में क्या होता है कि आपको बीच की वैल्यू पता चलती है कि जब इस डेटा को अगर सीरियल वे से ऑर्गेनाइज करते हैं अपन, तो बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है ना, वो वैल्यू हम यहाँ पे पता करते हैं। जैसे कि अब अगर इसको ऑर्गेनाइज करोगे बराबर से तो 10 20 20 और 30 होगा। और बीच में क्योंकि ये इवन नंबर है, मीडियन निकालने के तरीके अलग अलग है। मैं इसको आपको तुमको बाद में बताता हूँ कि अगर इवन नंबर है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, और अगर ऑड नंबर है यानी उसको कैसा, उस टाइम पे किस तरीके से मीडियन निकालते हैं। ओके, करेक्ट है ये जब तक क्लियर है सबको। यस यस सर सर।
ओके सर कि बेसिक नंबर्स रिलेटेड न्यूमेरिकल रिलेटेड ऑपरेशन किस तरीके से अपन परफॉर्म कर सकते हैं, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। ओके अब अपन देखेंगे ये टेक्स्ट के रिलेटेड ऑपरेशंस क्या होते हैं, टेक्स्ट डेटा के ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बनाता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तब तक के लिए मैं कितने नाम यहाँ बना रहा हूँ, विजिबल है ना नाम ये यहाँ पे। Yes, sir. ओके तो अब ऐसे, क्योंकि अब ये डेटा कौन सा है, ये टेक्स्ट डेटा है ना। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा ये डेटा का टाइप क्या था, न्यूमेरिकल डेटा टाइप था, करेक्ट। तो उसी तरीके से ये कौन सा डेटा है, ये टेक्स्ट डेटा है ना, जिसमें नाम से जो भी कैरेक्टर बेस्ड डेटा होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट डेटा बोलते हैं ना। तो अब इस डेटा पे अगर अपने को ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो अब कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे पास अवेलेबल है, तो वो अपन एक बार देखेंगे। तो हायर लेवल पे देख देंगे पहले कि कौन कौन से जो मोस्टली यूज फंक्शन है वो देखेंगे कौन कौन से हैं। जैसा कि लेंथ फंक्शन है, तो लेंथ फंक्शन किसके लिए यूज होता है, बोलो बोला Character याद है। length के लिए। काउंट करने के लिए अपने अल्फाबेट कितने हैं नाम के अंदर। वेरी गुड, मतलब कैरेक्टर को क्या करता है, ये काउंट करता है। प्रॉपर क्या हाँ। करता है, प्रॉपर उसमें वो करता है। Spelling फर्स्ट correction करते हैं। अल्फाबेट फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लेता है, First क्या? देन वो स्मॉल लेता है प्रॉपर वे में। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट के दो Left लेफ्ट से में count कितने करते हैं सर character। लेके आता है राइट और लेफ्ट की वैल्यू पकड़ता है। मतलब अपने को पासवर्ड क्रिएट करना है तो लेफ्ट के अगर मतलब कोई नाम है तो उसमें वो लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं। राइट फंक्शन, और राइट साइड के लिए पासवर्ड क्रिएट करने के राइट साइड के अल्फाबेट लेने के लिए। तो देखो लेंथ फंक्शन, जैसे तुम लोगों ने बोले कि लेंथ फंक्शन किसके लिए यूज करते हैं। लेंथ फंक्शन बेसिकली हम अगर हमको कैरेक्टर का काउंट मालूम करना है कि कोई एक पर्टिकुलर नाम है उसमें कितने कैरेक्टर आए हुए हैं, तो वो काउंट करने के लिए लेंथ फंक्शन यूज होता है। प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपका नाम है और वो बराबर वे से नहीं लिखा हुआ है, यानी कि अंदर सेकंड लेटर या थर्ड लेटर जो है वो कैपिटल में है या बीच में कुछ कैपिटल में, लेकिन आपको उसको प्रॉपर वे में बनाना है, तो वहां पे क्या करते हो आप, प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हो। लेफ्ट फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपको लेफ्ट साइड के कुछ कैरेक्टर चाहिए, 2 3 4, तो आप लेफ्ट साइड के वो कैरेक्टर्स को निकाल सकते हो और ले सकते हो। उसी तरीके से राइट फंक्शन, राइट में क्या करते हो आप कि अगर आपको राइट साइड के कुछ फंक्शंस चाहिए, राइट साइड के कुछ कैरेक्टर चाहिए, तो आप राइट कैरेक्टर्स को निकाल सकते हो। अपर फंक्शन में क्या होता है कि ये जो डेटा है आपका उसको पूरा अपर केस में कन्वर्ट करता है। लोअर में क्या होता है कि जो भी डेटा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है। ट्रिम में क्या करता है कि जो भी आपके क्या डेटा में एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो उसको वो ट्रिम करता है। जो भी मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस है, डेटा बराबर से लिखा हुआ नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस अंदर होते हैं उसको वो निकाल देता है, एक्सक्लूड कर देता है। कॉनकैट में क्या करता है कि आपको 2 3 अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट डेटा या न्यूमेरिकल डेटा है और उसको आपको कॉनकैट करना है, मिलाना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कॉनकैट फंक्शन का यूज होता है। और काउंट एक इसके लिए यूज होता है कि आपको अगर काउंट मालूम करना है, पूरा डेटा आपके पास एक 4 रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड कुछ है, रोज में डेटा है, आपको काउंट मालूम करना है कि कितने काउंट है। क्योंकि अपन ने देखा नॉर्मल काउंट में क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करते हो और काउंट ए के अंदर आप टेक्स्ट डेटा का काउंट करते हो। ओके, तो इसको अपन आप प्रैक्टिकल वे में परफॉर्म करके देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लेंथ फंक्शन देख देंगे। ओके, लेंथ फंक्शन देखेंगे।
जैसे कि मैं यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ओके, मैं जस्ट लिख रहा हूँ कि लेंथ का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अब मैं ये ऑपरेशन इस फंक्शन इस डेटा पे ये कॉलम 2 पे अप्लाई करने वाला हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ, और लेंथ के अंदर मैं ये डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो क्या आया यहाँ पे? 5 क्यों आया? बिकॉज असलम जो नाम है यहाँ पे, इसमें कितने कैरेक्टर है? 5 है। इसको मैं अब नीचे ड्रैग करता हूँ, सिर्फ नीचे, तो कितने हैं यहाँ पे? समीर में कितने हैं? 6 कैरेक्टर है। रेहान में कितने हैं? 5 कैरेक्टर है। तो समझ में आया ना लेंथ फंक्शन क्यों यूज होता है, यस सर। ओके। Yes. अब अपन देखते हैं कि प्रॉपर किस तरीके से यूज होता है, क्या यूज होता है, प्रॉपर किस लिए यूज होता है वो देखेंगे। तो प्रॉपर के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना नाम थोड़े से गलत करता हूँ, तो ताकि हमारा फंक्शन बराबर से दिखे। अब मैं यहाँ पे ए को भी कैपिटल करता हूँ, यहाँ समीर में पहला लेटर जो है इसको स्मॉल करता हूँ, बीच में ई को कर देता हूँ, रेहान में भी पहले लेटर को स्मॉल करता हूँ, लास्ट लेटर को कैपिटल करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये नाम प्रॉपर वे में लिखे हुए है क्या? असलम अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो असलम में क्या है? बीच में एक ए कैपिटल में है, समीर में ई बीच में कैपिटल है, रेहान में लास्ट में एन कैपिटल है, मतलब बराबर से नहीं है लिखे हुए। प्रॉपर किसको बोलेंगे? कि जिसका फर्स्ट लेटर क्या रहे? कैपिटल रहे, और बाकी के लेटर्स पूरे स्मॉल में रहे, है ना, तो उसको अपन प्रॉपर Yes. बोलेंगे। तो प्रॉपर में भी प्रॉपर किस तरीके से लिखेंगे? प्रॉपर फंक्शन लिखेंगे और अंदर टेक्स्ट पास करेंगे, यहाँ पे इसको इंटर करेंगे, ओके। तो देखो बराबर से लिखा उसने असलम यहाँ पे, मतलब जो बीच में एक एल ए जो है वो कैपिटल था, तो वो स्मॉल में हो गया है ना। Hmm. अब इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, तो देखो समीर भी बराबर हो गया और रेहान भी बराबर हो गया, है ना। Yes. उसके बाद लेफ्ट फंक्शन, ओके, लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट में 2 चीजें पास करना है। पहले तो टेक्स्ट भी पास करना है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बता रहा है फंक्शन की टेक्स्ट भी पास करना है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होना वो बताना है हमको। तो मैं जैसा कि अब ये Yes. वाला सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ का यहाँ बाजू वाला असलम लेता हूँ, और इसके अंदर मुझे लेफ्ट साइड से जो है ना मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए। कितने कैरेक्टर चाहिए? 2 कैरेक्टर। तो दो कौन से कैरेक्टर आएंगे अंदर के? AS. ए और एस आएगा। आया यहाँ पे ए और एस। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो समीर में क्या आएगा? एस ए आएगा, और रेहान में आर ए। मतलब लेफ्ट साइड से कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं? 2 कैरेक्टर आ रहे हैं हमारे पास। सेम वे में राइट फंक्शन है हमारे पास। तो राइट फंक्शन में क्या है हमारे पास? राइट फंक्शन में क्या लिखेंगे? सेम राइट फंक्शन का राइट, और यही नाम को सेलेक्ट करेंगे, और इसमें मैं 3 कैरेक्टर लेता हूँ अभी राइट साइड से। तो कौन कौन से आएंगे बोलो भला? LAM. LAM। गुड, एल ए एम। इसी को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे हम लास्ट के 3 कैरेक्टर इसके भी आ गए और इसके भी 3 कैरेक्टर आ गए, करेक्ट। Yes. अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपर फंक्शन का यूज करता हूँ, ओके। तो अपर फंक्शन में क्या होगा बोलो भला? पूरे क्या करे? कैपिटल लेटर में. वेरी गुड, पूरे क्या करेगा? वो पूरे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा, ओके। उसके बाद लोअर फंक्शन में क्या करेगा? पूरे स्मॉल में ले लेगा. लोअर ले लेते हैं, तो क्या करेगा? पूरे स्मॉल में वो कन्वर्ट करेगा। क्लियर है ना ये चीज? कुछ इसमें डाउट? Yes. कि लेंथ फंक्शन क्या यस होता है, सर। प्रॉपर, राइट, लेफ्ट, ये अपन एकदम फास्ट फास्ट इसलिए देख रहे हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी डिटेल में ये फंक्शंस देखे हुए हैं, है ना। हम जस्ट क्या कर Yes. रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, जो हमने पढ़ा हुआ है वो चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, ओके। उसके बाद और कौन सा फंक्शन है जो हमको देखना है? ट्रेन का एक है. फ्रेम का देखना है, कॉनकैट देखना है, और काउंट ए देखना है, ओके। Yes. तो अब जैसा फॉर एग्जाम्पल, अब मैं काउंट यहाँ पे मालूम कर देता हूँ कि काउंट ऑफ, मतलब मुझे क्या मालूम करना है? कि काउंट ऑफ नेम मालूम करने के, कि यहाँ पे कितने नेम है, पूरे कितने है। तो क्या यूज करेंगे अपन? काउंट ए यूज करेंगे, और काउंट ए के अंदर ये नंबर पास करेंगे। तो कितना काउंट आएगा? 3. 3 आएगा, करेक्ट, ओके। Hmm. लेंथ के अंदर कैरेक्टर का काउंट मिलता है, एक रो का, बट काउंट फंक्शन एक पूरे, हम इसमें पूरे इस पे सीरीज ऑफ डेटा पे परफॉर्म करते हैं और हमको काउंट मिलता है उससे, ओके। Yes. अब उसके बाद अपने को देखना है, कॉनकैट देखेंगे पहले, ओके। कॉनकैट, कॉनकैट फंक्शन में क्या होता है? सिंपल है कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट लिखना है हमको,
और हमने एक चीज ये नोटिस किया कि जो लेटेस्ट वर्जन वाले MS Excel है उसके अंदर कॉनकैट फंक्शन नाम आता है ना। जैसे यहाँ पे पूरा फुल नेम आ रहा है, बट लेटेस्ट वर्जन में क्या आता है, छोटा नाम आता है, कॉनकैट नाम आता है। ओके, तो कॉनकैट यहाँ पे लिखा अपन ने। कॉनकैट के अंदर अपन क्या करेंगे, अब जैसे मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाना है, फुल नेम करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, और अगर हम लास्ट नेम लिखेंगे तो क्या होगा, वो दोनों मिल के हम लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे देखा शेख असलम, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या हो, एक स्पेस आए। क्या है, स्पेस आए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में डबल स्पेस, हाँ डबल कोट में स्पेस हाँ इंटर करेंगे। दिख रहा है बराबर से यहाँ पे। यस Yes. ओके, तो यहाँ पे नाम हमको बराबर से पता चल रहा है। ओके, क्लियर है ये चीज। यस Yes. sir. ओके, हाँ अब देखेंगे ट्रिम को यूज करके, देखेंगे कि ट्रिम किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में कुछ स्पेसेस है, यहाँ पे भी कुछ बीच में ऐसे स्पेसेस है, और यहाँ पे भी क्या है, स्पेसेस है, यहाँ पे स्पेसेस अवेलेबल। ओके, तो अपन यहाँ पे अभी फुल नेम है लेट्स सपोज। ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ, डबल कोट यूज कर रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे डेटा बराबर से दिख रहा है क्या, नहीं कुछ ना कुछ बीच में स्पेसेस है ना, दिख रहे हैं ना स्पेसेस बीच में। अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर बेसिस को मैनेज करना है, प्रॉपर बेसिस को ऑर्गेनाइज वे में। अगर मैं इसको प्रॉपर करूंगा तो क्या होगा, अगर लेट सपोज मैंने इसको प्रॉपर किया, तो प्रॉपर करने के बाद क्या मिलने वाला है खाली मुझे, Means correct होने से sir. देखो प्रॉपर करने से फर्स्ट लेटर क्या होगा, दोनों भी वर्ड का क्या होगा, खाली कैपिटल कैपिटल हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन मुझे इसको बराबर से स्पेसेस भी हटानी है अंदर से, तो अपन उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। क्या फंक्शन यूज करते हैं, ट्रिम। ट्रिम करने के बाद मैं ये यहाँ पे डेटा पास करूंगा, जिसमें ये जो डेटा है ना। तो देखो अभी दिख रहा है। यस Yes. sir. तो ट्रिम कब यूज करना है, जब ऐसे एडिशनल स्पेसेस रहेंगे डेटा में, है ऐसे एडिशनल स्पेसेस रहेंगे, और अपने को उसको बराबर वे से उसके स्पेसेस हटाना है, और सिर्फ जितने वैलिड स्पेसेस है उतने ही रखने हैं। तो क्या यूज होगा, ट्रिम फंक्शन यूज होगा। ओके, तो क्लियर है।